जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज का यह लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो मित्र यूपी PSC जैसी LT एग्जाम यानी यूपी TGT PGT ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आज की इस लेक्चर को मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। और LT एग्जाम आपको पता ही है 17 जनवरी 2026 में नए सत्र में होगा। तो आइए आज के इस लेक्चर के थ्रू, आज का लेक्चर नंबर 6वां है। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी से संबंधित, और आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे 3 टॉपिक को। पहली टॉपिक आपकी प्राकृतिक आपदाएं होंगी, दूसरी टॉपिक आपकी मिट्टियां यानी सॉइल होंगी जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगली टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर को। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है आज का। तो आइए देखते हैं को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हर टॉपिक से, फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला तथ्य क्या बनता है। उड़ीसा के सुपर साइक्लोन यानी चक्रवात जो 1999 ईस्वी के पश्चात चक्रवात में अधिकतम पवन गति वेग मापी गई थी, तो फालिन था जो 2013 में आया हुआ था। एंड नेक्स्ट फैक्ट बनेगा, अगला तथ्य बनेगा इस टॉपिक से, कोई प्रकोप तब आपदा बन जाती है या बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है किसे, मानव आवास को। अगर मानव आवास को कोई आपदा प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करती है, इफेक्ट पहुंचाती है मानवीय आवास पर, तो इसे ही दोस्तों आपदा कहते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसी LT एग्जाम हो या दोस्तों आपका यूपी TGT PGT एग्जाम हो। जो मित्र PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर पाने के लिए, और तुरंत आप लोग जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म पे आप लोग हैं, सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग बनी रहिए वीडियो क्लास तक और सारी चीज़ें समझ में आएंगी। असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में जो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए अगला तथ्य क्या है दोस्तों, आपका अगला तथ्य बनेगा यहाँ से, क्या है, कह रहा है आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार एवं असम में से भारत का सबसे बाढ़ प्रवण राज्य है। तो आपको पता ही है बिहार है, जो नदियों जो यहाँ पे बाढ़ आते रहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक उड़ीसा, मालवा का पठार, कर्नाटक पठार एवं गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो प्रदेश भारत का अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों? गुजरात का कच्छ क्षेत्र है। कौन सा? गुजरात का कच्छ क्षेत्र है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों। अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुरुत्वाकर्षण जल योजन ढाल में से भूस्खलन का प्रमुख कारण है दोस्तों। उपयुक्त में से सभी कारण है। कोयना में भूकंप आया था, बहुत ही चर्चित और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तथ्य होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आया था दोस्तों 11 दिसंबर 1967 में। कब आया था दोस्तों? 11 दिसंबर 1967 में। 2-3 ऐसे भूकंप आए हुए हैं दोस्तों जो कूट में या क्रम में लगाने के लिए पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। PGT में यह प्रश्न एज इट पूछा गया है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार कर लेंगे। और अभी हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को कंप्लीट करने के बाद ही इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे देखेंगे। जो 3 टॉपिक आज के इस लेक्चर में, जो 3 टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं, सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज के इस लेक्चर 6वें लेक्चर में। और ऑलरेडी हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट किया है, इसका प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर जाइए देखिएगा। चलिए 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से 26 दिसंबर 2004 से 4 को सुनामी से भारत का भाग पूर्णतः सागर में डूब गया था। कौन सा? इंदिरा पॉइंट, अथवा जिसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, और इसी को पार्सन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं अब अगला चैप्टर है दोस्तों आपका मिट्टियाँ यानी सॉइल से देखिए दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर शानदार तरीके से पढ़ते रहिए और कमेंट करके बताएंगे आज का यह लेक्चर 6वां लेक्चर नंबर कैसा लगा। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे, और आज की इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शानदार तरीके से तैयारी कर सकें। और PDF पाने के लिए दोस्तों, क्लास नोट्स एंड PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, ASK टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। सभी PDF नोट्स एंड जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपको यहीं पे, न्यूज भी आपको यहीं से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर पाने के लिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उसे देखते हैं। कुछ चीज़ें और हैं दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं से कुछ
तथ्य और हैं उसे भी हम लोग देखते हैं और यहाँ से एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना बनेगी एग्जामों में। वर्तमान शताब्दी में जिस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी वो सन था 2004 में आई थी, आपको पता ही होगा। भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदा है, भूस्खलन है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी क्रिया इत्यादि, ये सभी क्या है, भूगर्भिक पर्यावरणीय, मतलब जमीन के नीचे से ये सभी चीज़ें आपदा होती हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 26 जनवरी 2001, इसको याद करके रखिएगा। 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस राज्य में एक बड़ा भूकंप आया था वो गुजरात का भुज क्षेत्र था। इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। कब आया था? 26 जनवरी 2001 को। और अगला वाला कब आया था दोस्तों? वो 11 दिसंबर 1967 को कब था? कोयना में भूकंप आया था। ये सन याद करके रखिएगा, प्रश्न बनेंगे। उड़ीसा राज्य किस भूकंपीय मंडल के अंतर्गत आता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा ये। देखिए कितने जोन है, तो जोन 4 हैं, 4 जोन है दोस्तों, और चारों जोन से प्रश्न बनता है, बिल्कुल बनता है। उड़ीसा राज्य किस भूकंपीय मंडल या जोन में आता है? तो ये भूकंपीय मंडल सेकेंड अल्प तीव्रता वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये उड़ीसा आपका। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वर्ल्ड वेदर वॉच कार्यक्रम पूर्व सूचना से संबंधित है तापक्रम एवं वर्षा के कारण। तीस्ता घाटी, रांची पठार, कोंकण एवं रायलसीमा में से वह क्षेत्र जो भारत का सूखा प्रवण क्षेत्र है तो रायलसीमा है। कौन है? रायलसीमा है आपका। एंड अगला तथ्य बनेगा बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो बारंबारता होती है किस ऋतु में सबसे अधिक होती है? बहुत ही लाजवाब ये प्रश्न होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। लौटती हुई मानसून ऋतु के कारण ही दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता होती है बंगाल की खाड़ी में। हिमालय चाप पर भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? ये देखिए कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है दोनों। ये हैं यूरेशियन प्लेट द्वारा इंडियन प्लेट की गति में बाधा, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच लॉक टूटने से ऊर्जा और तनाव निकलता है जिसके कारण हिमालय चाप पर भूकंप आने की जो मुख्य कारण यही है। चलिए आइए हम लोग सुमेल कर लेते हैं। सुमेल है किस प्रकार है? बाढ़ उत्तर भारत एवं बिहार मैदान में, पता है। सूखा आपका झारखंड एवं उत्तरी उड़ीसा में। चक्रवात मध्य पूर्वी भारत में आता है। भूकंप हिमालयी गिरिपाद क्षेत्र में आते हैं। ये सभी मिलान वाले प्रश्न थे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखते हैं यहाँ से दोस्तों, क्या है? भूस्खलन के संदर्भ में पश्चिमी घाट के उच्च वर्षा तथा तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? किस वर्ग में रखा जाता है? अत्यधिक सुविधता वल्नरेबल के अंतर्गत रखा जाता है। आइए दोस्तों अब आगे टॉपिक आपका सॉइल से जो भी प्रश्न बनते हैं आइए हम लोग देखते हैं। सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं इससे कौन से टॉपिक या कौन से तथ्य बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन है दोस्तों? जलोढ़ मृदा है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर यही फैली हुई है और एग्जाम में पूछा भी गया है। भारतीय मृदा जिसमें ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है, तो ये काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल है। बहुत पूछा गया है एग्जाम में। अभी आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इन टॉपिकों से तो आप लोग को दिखेगा सभी प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल सर्वाधिक अनुकूल है कपास की फसल के लिए, बहुत पूछा गया है। काली कपास वाली जो मिट्टियाँ का निर्माण कैसे हुआ है? दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। मैं एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों अंडरलाइन भी किया हूँ, सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ आप लोग उतना ही अच्छे से फॉलो किए तो दोस्तों आप लोग को देखेंगे एग्जाम में प्रश्न एज इट आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए और आप लोग सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए पर्याप्त है। जल्द से जल्द दोस्तों आप लोग 1000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए, ये आपके हाथ में है दोस्तों और आपका सहयोग हमारे लिए पर्याप्त है। आप लोग सहयोग बनाए रखें, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। रेगुल मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है, बहुत पूछा गया एग्जामों में दोस्तों। अगला तथ्य बनेगा भारत में काली या रेगुल मृदा के संबंध में सही कथन कौन है? तो रेगुल या रेगल मृदाएं महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती हैं, इसको याद करके रखिएगा। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र में, गुजरात में। काली मिट्टी, काली मृदा ये उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से भी जानी जाती है। चरनोजम जो नाम है बहुत पूछा गया एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। काली मृदा प्रौढ़ मृदा एवं रेगुल मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों यहाँ पे पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं बिहार में जहाँ जलोढ़ मृदा सबसे कम है तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा कम है। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है काली मृदा से। स्टार कर लेंगे इस टॉपिक इस तथ्य को। लोएस्ट मृदा पाई जाती है चाइना में, सभी दोस्तों को पता होगा। भावर मृदा पाई जाती है तराई के उत्तर में, सीमा जो शिवालिक पर्वत है उसके साथ पाई जाती है भावर मृदा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला देखते हैं शिवालिक के दक्षिण भाग में, शिवालिक के दक्षिण भाग के क्षेत्र को क्या कहते हैं, भावर और तराई क्षेत्र कहते हैं। किसे, जो शिवालिक वाला पठार होता है, मतलब ये हिमालय, ग्रेट हिमालय आपका, बीच वाला हिमालय, मध्य हिमालय आपका शिवालिक हिमालय, तो इसका दक्षिण वाला पार्ट कह रहा है। दक्षिण वाले पार्ट को दोस्तों क्या कहता है, भावर और तराई वाला क्षेत्र है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की जो मिट्टियों को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, ये भी चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 8 वर्गों में बांटा गया है। किसे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को। चलिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र में थी जहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अभी जस्ट हमने देखा ऊपर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेटराइट बात कर रहा है, सॉरी दोस्तों, लेटराइट की कहाँ, महाराष्ट्र से संबंधित है। वह मृदा जो लौह ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम यौगिक से समृद्ध होती हैं, किंतु भारी विक्षालन के कारण इसमें चूने और सिलिका की कमी होती है। तो ये लेटराइट मिट्टी ही है दोस्तों। आप लोग देखेंगे लेटराइट मिट्टी जो लाल वाली कलर की होती है, इसमें चूने और सिलिका की मात्रा कम होती है। जिस प्रकार की मिट्टी या किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है, तो बांगर होगा। सभी दोस्तों को होता है, पता होगा, जिसमें छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, इसी को दोस्तों बांगर मृदा कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मिलान करने वाले देख लेते हैं क्या है दोस्तों। अगला बनेगा सही सुमिलन है। मृदा के प्रकार, प्राप्ति स्थल। लेटराइट मृदा ये राजमहल पहाड़ियों की तरफ पाई जाती है, और लौड़ी मृदा ये पाई जाती है दोस्तों कच्छ के प्रदेश में। काली मृदा ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में। लाल दोमट मृदा ये छोटा नागपुर पठार में। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखते हैं। आप लोग निश्चिंत होकर अच्छे से तैयारी करते रहिए, सारी चीज़ों को मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा और आप लोग का सहयोग बना रहा दोस्तों। जल्द से जल्द हम लोग 1000 प्लस सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल कर लेंगे, और आप लोग देखेंगे इस चैनल के थ्रू बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल जो वेजिटेशन है। आइए इससे देखते हैं कौन से तथ्य किस प्रकार बनते हैं और एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हेल्पफुल होगा जो तथ्य हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ तथ्य और बचे हैं आपके जो टॉपिक चल रही है, आइए देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को जो नाम दिया गया वह है खादर मिट्टी। जो नवीन मिट्टी है उसे खादर कहते हैं, मतलब जिसमें उपजाऊपन ज़्यादा होता है उसे खादर कहते हैं, ऐसे समझिए। बांगर मतलब जिसमें उपजाऊपन न हो। चंबल बेसिन शिवालिक के दक्षिणी ढाल एवं छोटा नागपुर पठार उच्च भूमि में से भारत का वह प्रदेश जो मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है, तो चंबल बेसिन है, जिसे बीहड़ खड्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चंबल और यमुना के खादरों जिसे रेवेंस में जिस प्रकार मृदा अपरदन होता है वह नालीदार अपरदन होता है। कैसा, नालीदार अपरदन। ठीक है, चलिए खादर, बांगर, रेह, वेंट्स में से जो एक मृदा में संबंधित नहीं है तो वेंट्स है, ये संबंधित नहीं है। बाकी सभी खादर जिसमें उपजाऊपन हो, बांगर जिसमें उपजाऊपन न हो, रे मतलब कल्हर वाली जो मृदा होती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन जिस मृदा के बारे में सही है वो है, इस मृदा में क्ले का प्रतिशत अधिक होता है। यह मृदा झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि जिलों में मिलती है। तो ये वर्टिसोल्स मृदा है। कौन सी मृदा, वर्टिसोल्स है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं अन्य तथ्य। अगला तथ्य दोस्तों मिट्टी और राज्य, कौन सी मिट्टी किस राज्य में संबंधित है। जलोढ़ आपका उत्तर प्रदेश है, रेगुर आपका महाराष्ट्र, लाल एवं पीली मिट्टी ये छत्तीसगढ़, लेटराइट आपका महाराष्ट्र। जो भी चीज़ें दोस्तों यहाँ से हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें बचती हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, उसको मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा विथ मैपिंग के थ्रू। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे अगला तथ्य क्या बनेगा यहाँ से देखते हैं। कह रहा है मृदा निर्माण का वह सक्रिय कारक जलवायु, कालावधि, मूल पदार्थ एवं स्थलाकृति में से वह जिससे उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। तो जलवायु है ये। अम्ल वर्षा, रक्त वर्षा एवं पंख वर्षा में से भूमि उपजाऊ होती है, किसमें, पंख वर्षा में। एंड अगला है यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सीट, जिसे सीट कटाव कहते हैं, परत कटाव कहते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में से अधिकांशतः लोम या लाल रोम मृदा पाई जाती है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लियर करेंगे। कैसे प्रश्न पूछे गए हैं यूपीपीएससी जैसी एलटी एग्जाम एंड पीजीटी ज्योग्राफी में। और जो मित्र पीजीटी वाले हैं तो बिल्कुल अच्छे से क्लास को तैयार करेंगे। भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण कौन तैयार करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी वाले विशेष ध्यान देंगे। ये प्रश्न एज पूछा गया है एचजी चैंपियन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952, 1963 एवं 1978 में से जिस वर्ष लागू की गई थी वह डेट है, वह सन है
1952 1952 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड में से भारत के जिस राज्य में 80% से अधिक वन क्षेत्र हैं वो है आपका मिजोरम 85.34%। और ICFR के थ्रू 2023 के अनुसार ये डेटा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत कितना है, तो 21.76 है, लगभग 22% के समथिंग है। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट डेटा है, जो ये डेटा आता है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। सुंदरवन आता है ज्वारी वन के अंतर्गत। देवदार वृक्ष पाया जाता है पश्चिमी हिमालय में, बहुत पूछा गया है, इसे स्टार कर लेंगे। और चंदन का वृक्ष पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन में, बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन। हिमालय में शंकु वृक्ष पाए जाते हैं, लगभग 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कौन? आपके शंकु वृक्ष। एंड देखिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये रहा अगला, क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को कहते हैं तराई के नाम से जानते हैं। जो दलदली वाली मृदा होती है उसमें तराई वाला भाग होता है दोस्तों। तराई पहाड़, मैदान, पठार में से उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन को भारत में कहते हैं तराई। सुंदरवन डेल्टा में पाया जाने वाला प्रमुख वृक्ष सुंदरी वृक्ष है, इसी के नाम पर सुंदर इसका एरिया का नाम पड़ा है। एंड असम, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो उपयुक्त में से सभी सही है। मतलब ये देखिए ये कथन है, जो और सब दिए होंगे सभी कथन उसमें सही थे। और सुंदरवन, महानदी डेल्टा, खंभात की खाड़ी एवं तराई में से मैंग्रोव का प्रमुख क्षेत्र कौन नहीं है? दोस्तों ये तराई है, तराई उसमें नहीं होगा। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ और तथ्य हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। आइए दोस्तों आइए इसे भी कंप्लीट करते हैं। अरावली श्रृंखला, गिर जंगल, लक्षद्वीप द्वीप समूह एवं कृष्णा डेल्टा में से मैंग्रोव प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो कृष्णा डेल्टा में आपके मैंग्रोव मिलते हैं। जो अगली टॉपिक होगी दोस्तों, जो लेक्चर नंबर 7 होगा, उसे मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ। कौन सी टॉपिक को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा रिविजन करके क्लास में उपस्थित होंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। 2 से 3 बार आप लोग लेक्चर के देख लेंगे, उसके बाद आपको PDF से लेकर चीज़ों को रिविजन करते हुए चलेंगे तो अच्छे से आपका रिविजन होता रहेगा। वह वन प्रकार जो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, तो वो कौन है? आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। भारत के जिस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं या वन क्षेत्र हैं वो कौन है? मध्य प्रदेश है। कितना देख सकते हैं आप, ये डेटा है 2023 के अकॉर्डिंग, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिजर्व के थ्रू है। चलिए सुमेल करते हैं। राज्य भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित भाग कितना है 2023 के अकॉर्डिंग? मिजोरम में 85.34 एंड अरुणाचल प्रदेश में 78.67 एंड आपका मेघालय में 75.65। ये भी देखिए 2023 के अकॉर्डिंग ये डेटा है और ये नया डेटा है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला तथ्य क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है आरक्षित वनों के बारे में सत्य कथन है। उस क्षेत्र में सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं जब तक सरकार से अनुमति न हो। इन्हें केवल भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत ही अधिसूचित किया गया है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों यहाँ से। संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन, जिस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है, वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन करना। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। 1952 का राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण वांछित प्रतिशत कितना है? लगभग 33% है, न्यूनतम 1/3 है। वर्ष 1992 में समुद्र पारी आर्थिक सहयोग निधि जो है OPEC जापान द्वारा आरंभ अरावली वृक्षारोपण परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है दोस्तों अरावली पर्वत। क्या है? अरावली पर्वत को हरा भरा रखना, एनीकट का निर्माण कर जल संसाधन एवं संरक्षण करना एवं भूमि का कटाव, अवैध खनन को रोकना है। आइए लास्ट तक देखते हैं इस टॉपिक का। कृषि का विस्तार, रेल एवं वैज्ञानिक मानकीन से भारत में वन संसाधनों का ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का विस्तार। चलिए दोस्तों ये चीज़ें टॉपिक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं तीनों टॉपिक से। आइए हम लोग अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों टॉपिक से। 5 मिनट और क्लास है, हम लोग सभी प्रश्नों को देख लेते हैं विद व्याख्या सहित। क्या है? पहला क्वेश्चन बनता है आपका, कोई प्रकोप तब आपदा बन जाता है जब वो प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। अभी जस्ट हमने देखा है, डी वाला राइट आंसर यहाँ पे, मानव आवास को प्रभावित करता है तब बन जाता है वो आपदा। यहाँ से सभी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, हमने सब डिस्कस किए हुए हैं अभी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में कौन भारत में अपने सबसे अधिक प्रभाव डालती है? कौन है वो? बाढ़ एवं सूखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जो मैं कह रहा था प्रश्न बना है, तो देखिए ये प्रश्न इस तरीके से बना है भूकंप वाला। 11 दिसंबर 1968 को क्या आया था? 20 दिसंबर 1991, 26 2001, 18 सितंबर 2011। तो इसमें कौन सुमिलित नहीं है? तो कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों इसमें? ए राइट आंसर, मतलब 11 दिसंबर 1968 को कोयना में भूकंप नहीं आया था। इसका राइट आंसर
आंसर होगा 1967 में आया था, ना कि 1968 में। तो डेट मेंशन कर लीजिए। देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोयना में भूकंप 11 दिसंबर 1967 में आया था, ना कि 1968 में। बाकी सभी सही हैं। और कोयना महाराष्ट्र के सतारा जिले में अवस्थित है। चलिए आइए चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आइए देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से समझते हैं। देखिए वर्ष 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के समय भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किसके पास मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षा नहीं थी? तो तमिलनाडु और नागपट्टिनम में। ये राइट आंसर है। यहाँ से व्याख्या देखेंगे। 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के समय तमिलनाडु के नागपट्टिनम में मैंग्रोव की जो प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षा नहीं थी। तमिलनाडु में पिचवरम, मुथुपेट, तुतिकोरिन जिसे थुडुकुडी के या कोडाई कराई पॉइंट, कैलिमर, चतरम आदि मैंग्रोव पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार नागपट्टिनम में इस तरीके सारी चीज़ें मेंशन की गई। आप लोग पीडीएफ लेकर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखेंगे पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज के इस लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 6 है दोस्तों। 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, चाहे यूपी जीएसई एलटी एग्जाम हुआ या दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए। तो सभी मित्र की बहुत ही शानदार क्लास रही है आज की क्लास को जरूर बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में। जो मित्र नए हैं चैनल पर, इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, जैसे एलटी, पीजीटी एंड अन्य एग्जाम की। और मैं आप लोग को रिकमेंड भी कर रहा हूँ दोस्तों, एक बार आप लोग आइए एएसके टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। विजिट करने के बाद आप स्वयं कहेंगे दोस्तों कितनी शानदार तरीके से मैं पूरे सारी चीज़ों को समझते हुए, एनालिसिस करते हुए आपके सामने सभी चीज़ों को अच्छे से बताते हुए सारी चीज़ों को डिस्कस करता चल रहा हूँ। तो आप लोग एक बार जरूर विजिट करिए चैनल को। निम्न में से किस राज्य में भूकंपीय जोखिम न्यूनतम है? तो ओडिशा में है। जो किस जोन में आता है? तो सेकंड जोन में आता है। यहाँ से देखिए हम लोग सभी जोन को भी देख लेते हैं। ओडिशा में भूकंपीय जो जोखिम न्यूनतम है, यह भूकंपीय वैज्ञानिकों ने भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है। जोन फर्स्ट नहीं होता, जोन सेकंड से स्टार्ट होता है, दोनों मर्ज है आपस में। जोन सेकंड के अंतर्गत अल्प तीव्रता वाला क्षेत्र आता है, थर्ड में आता है मध्यम तीव्रता वाला, फोर्थ में आता है गहन तीव्रता वाला, और मंडल 5 में अति प्रचंड क्षेत्र आता है। चलिए, और कौन से क्षेत्र किस मंडल से संबंधित है आप लोग निश्चिंत रहिए, उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, आप लोग अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। देख लीजिए उड़ीसा राज्य में क्या है, देख लीजिए आप यहाँ से क्या है क्या है यहाँ पे देखेंगे। उड़ीसा राज्य क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र 2 के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भूकंपीय क्षेत्र मंडल 5 में आते हैं। इसमें ज़्यादा भूकंप आते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये भूकंपीय मंडल 5 के अंतर्गत आते हैं। और बिहार के क्षेत्र भूकंपीय मंडल 3 और 4 और 5 के अंतर्गत, तीनों के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों क्षेत्र आप लोग याद करके रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं सॉइल से। आइए हम लोग सभी चीज़ों कंप्लीट कर चुके हैं। अब केवल हम लोग प्रश्न देख रहे हैं व्याख्या के साथ। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी निम्नलिखित फसलों में से किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सभी दोस्तों पता होगा, कपास के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा, ये भी क्वेश्चन कथन वाले हैं, कथन और कारण वाले। चलिए देखते हैं। कथन है आपका, भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों में मरुस्थल तक कहीं भी होती है। भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों से मरुस्थल तक कहीं भी होती है। इस देश में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्या दोनों कथन सही हैं? चलिए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों बी, मतलब ए आर दोनों सही हैं, पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए आइए बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो मिट्टियाँ इस प्रकार हैं, जलोढ़ है, काली मृदा है, लाल और पीली मृदा है, लेटराइट मृदा है, शुष्क मृदाएं, लवड़ी मृदाएं या पीटमय वन मृदाएं। ये 8 प्रकार की मृदाएं हैं। आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है? जलोढ़ मृदा का है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, लाल मिट्टी विशेषता नहीं है, मतलब लाल मिट्टी की क्या स्पेशल इसमें गुण नहीं है? तो जम्मू कश्मीर की। तो आइए देखते हैं क्यों। यहाँ से देखिए, लाल मिट्टी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विशेषता नहीं है। जम्मू और कश्मीर में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। लाल मिट्टी देश का दूसरा प्रमुख मृदा समूह है जिसका विस्तार लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। इसका वितरण मुख्यतः पश्चिम तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पठार, झारखंड में भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगली आपकी है दोस्तों, क्या है आपका अगला? आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब आपकी प्राकृतिक वनस्पति से क्या प्रश्न बने उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है प्राकृतिक वनस्पति से, भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा तैयार किया गया है? सभी दोस्तों को पता होगा। राइट आंसर बनेगा इसका HG चैंपियन, डी राइट आंसर है। यहाँ पे डी राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं इसका भी व्याख्या।
यहाँ से देखिए भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण एच.जी. चैंपियन द्वारा 1936 में तैयार किया गया, जिसके बाद एच.जी. चैंपियन एवं एस.के. सेठ द्वारा 1968 में संशोधित किया गया। इन्होंने भारतीय वनों को 5 भागों में एवं 16 उपवर्गों में विभाजित किया है। नाम याद करके रखिएगा, प्रश्न बन सकता है एग्जामों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की है? तो एच.जी. चैंपियन ही ने की है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति का। ये रहा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। सिनकोना पाया जाता है, ये नीलगिरी की घाटियों में पाया जाता है सिनकोना। आइए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। सिनकोना यहाँ से देखिए क्या है दोस्तों, सिनकोना नीलगिरी की घाटियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक है। उच्च आर्द्रता तापमान के कारण ये वन बड़े सघन व ऊंचे होते हैं। इन वनों में रबड़, महोगनी, एबोनी, आयरनवुड इत्यादि भी पाए जाते हैं। दोस्तों ये हो गए कुछ प्राकृतिक वनस्पति से 3 प्रश्न पूछे गए थे, जिसे हम लोगों ने व्याख्या सहित कंप्लीट कर लिया है। जो अगली टॉपिक आपकी होगी दोस्तों, वो होगी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सी टॉपिक? अगली टॉपिक यानी अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य, एक टॉपिक, और दूसरी टॉपिक आपकी होगी दोस्तों जैव विविधता एवं पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, और ये 2 टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर करके बताएंगे, और जाने से पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।